नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्रा और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में जो नतीजे आए वो अप्रत्याशित तो नहीं रहे, और लेकिन जिस तरीके से ये क्रॉस वोटिंग की संभावना जताई जा रही थी और कई और सारे समीकरण बताए जा रहे थे, उसके लिहाज से इंडिया गठबंधन काफी मजबूती से इस चुनाव में दिखाई पड़ा है, साफ हुआ है। और यहाँ पूरा जो जितने संभावना थी, जितने मतों की, वो मत उसको मिले हैं, लेकिन जो रद्द किए गए मत हैं उनको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और ये नतीजा एनडीए गठबंधन के लिहाज से जीत जरूर हासिल हुई है, लेकिन उसके लिए एक चौंकाने वाली खबर होनी चाहिए, उसको अलर्ट करने वाली खबर होनी चाहिए, क्योंकि अब तक का ये सबसे कम मार्जिन है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में इस पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से, यानी जो मैनेजमेंट की कोशिशें की गई थी वो कोशिशें नाकाम रही, साबित नहीं हुई, सफल नहीं हुई, और इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट खड़ा रहा। चुनाव के दौरान ही, जब चुनाव मतदान के बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को 315 वोट मिले हैं, हालांकि गिनती में उनको 300 वोट मिले, लेकिन 15 वोट जो रद्द किए गए, निरस्त किए गए, उनको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस पर पूरी चर्चा की जाएगी, इसका पूरा विश्लेषण किया जाएगा कि आखिर रद्द किए गए वोट किसके हैं, कैसे ये रद्द हुए। वहां पर सभी केवल सांसद वोट डालते हैं, सांसदों के वोट इतनी बड़ी संख्या में कैसे रद्द हो सकते हैं, इनवैलिड हो सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो एनडीए के उम्मीदवार को ज्यादा वोट पड़े हैं, वो वोट कहां से आए हैं, बहुत सारे इसमें सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को 300 वोट पड़े हैं, ये इंडिया गठबंधन की मजबूती को और ज्यादा पुख्ता करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और दूसरी ओर पड़ोसी देश नेपाल में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर भारत भी चिंतित है, दुनिया चिंतित है, लेकिन वहां अभी भी शांति स्थापित होने में समय लगेगा। और आगे क्या होगा नेपाल में, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। आपको पता ही है कि नेपाल में प्रधानमंत्री का इस्तीफा, राष्ट्रपति का इस्तीफा, और उसके बाद जिस तरीके से वहां आगजनी और हिंसा हुई है, उस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। और वहां पर युवाओं का यह आक्रोश इस कदर हिंसा में बदल जाएगा कि सरकार को ही उखाड़ फेंकेगा, उस पर भी बहुत सारे सवाल हैं। और उससे क्या भारत को भी कुछ सीखने की, अलर्ट होने की जरूरत है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। शुरुआत करते हैं उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से। अमलेंदु जी, जिस तरह से ये सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ये जो इनवैलिड वोट्स है, 15 वोट्स, आखिर ये किसके हैं, और क्या इतनी ट्रेनिंग भी दी गई चुनाव से पहले? इंडिया गठबंधन के लोगों ने भी अपने सांसदों को ट्रेनिंग दी, एनडीए के लोगों ने भी ट्रेनिंग दी। आखिर इतने सारे वोट कैसे इनवैलिड हो गए? क्या सांसदों को पता नहीं है कि कैसे वोट दिया जाएगा? समीर जी, असल में भारतीय जनता पार्टी ने जो इंतजाम किए थे, शायद उन इंतजाम की वजह से 15 वोट अवैध हो गए, और हो सकता है कि और ज्यादा भी हो जाते। वो तो कृपा रही चुनाव आयोग की कि कम हुए, चुनाव आयोग की कृपा ज्यादा होती तो ज्यादा भी वो इनवैलिड हो सकते थे। महत्वपूर्ण सवाल समीर जी ये है कि अगर इतने वोट इनवैलिड हुए तो किस आधार पर इनवैलिड हुए, ये बताया जाना चाहिए, किस आधार पर इनवैलिड हुए। वहाँ पेन रखने का मामला था, पेन से लिखा जाएगा। जाहिर सी बात है कि बैलेट पेपर से चुनाव था, तो बैलेट पेपर पर इनवैलिड तभी होता कि भाई जब किसी ने दोनों को वोट दे दिया होता या अपना नाम लिख दिया होता, कुछ इस तरह की चीजें होती। तो आखिर ये 15 वोट कैसे इनवैलिड हुए, ये बताया जाना चाहिए था। कल जिस समय घोषणा की जा रही थी, जो रिटर्निंग अफसर थे सीपी मोदी, वो जब घोषणा करने के लिए आए चुनाव के परिणाम की, तो पहले उन्होंने अंग्रेजी में बात रखी, तो उन्होंने ये तो बता दिया कि सीपी राधाकृष्णन जीत गए, लेकिन कितना वोट मिला है और कितना जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को मिला, ये वो नहीं बता पाए। उसके बाद फिर पूछा कि क्या हिंदी में बताया जाए। फिर जब हिंदी में बताने लगे तो उनके पास डाटा ही नहीं था, बेचारे समझ ही नहीं पा रहे थे कि डाटा क्या है। फिर एक महिला अधिकारी साथ में खड़ी थी, वो धीरे से फुसफुसा रही थी उनके कान में कि ये इतने वोट यहाँ पे हैं, या ये यहाँ चले गए, यहाँ चले गए। वो सारी बातें, हालांकि वो फुसफुसा रही थी, लेकिन मीडिया के माइक ऑन थे, वो सारी फुसफुसाहट भी माइक पर आ रही थी कि वो ज्ञान दे रही है इस रिटर्निंग अफसर को कि आपको ये बताना है, ये इतने वोट यहाँ है। उसके बाद फिर वो तो उन्होंने बताया। तो कुछ ना कुछ मतलब शक की सुई जो है
वो घूमती है इन 15 वोटों को लेकर कि ये 15 वोटें के पीछे कुछ ना कुछ खेल हुआ है। वो खेल किस तरीके का है ये तो तभी मालूम पड़ेगा कि जब याचिकाकर्ता जो है और विपक्ष जो है वो इसके लिए कोई आवाज उठाए। वो कहे विपक्ष की तरफ से भी इस पर कोई बात आई नहीं है, लेकिन जब आएगी तब इस पर निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे। तो ये देखा जा सकता है कि कुछ ना कुछ घपला हुआ है और आखिर बीजेपी को यह आवश्यकता क्यों पड़ गई कि उसको इस तरीके से ये काम करने पड़े। समीर, सवाल ये इसका मतलब कि अंदर से बहुत ज्यादा घबराए हुए थे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की टूटन एनडीए में हो सकती है। हालांकि नहीं हुई टूटन, लेकिन इंडिया गठबंधन इंटैक्ट रहा एकदम पूरा। जितने उसके वोट थे उतने वो पड़े। तो ये बहुत मजबूती रही। कहा जा रहा था वो क्रॉस वोटिंग हो जाएगी, क्रॉस वोटिंग हो जाएगी, तो क्रॉस वोटिंग इंडिया गठबंधन की तरफ से नहीं हो पाई। बिल्कुल यही, इसीलिए ये जो इंडिया गठबंधन के घटक दलों की ओर से ये बातें आ रही है, उनके बयान आ रहे हैं, वो भी हम सुनवाएंगे। उसको एक जीत के तौर पर इंडिया गठबंधन ले रहा है, चूंकि पहले भी जो सांसदों की संख्या का खेल है, आंकड़ा है, वो एनडीए के पक्ष में था। हाँ, ये जरूर था कि एनडीए के सांसदों में ये क्रॉस वोटिंग हो सकती है, बीजेपी के सांसद भी क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही थी। ऐसी संभावनाएं क्यों जताई जा रही थी, उसके पीछे भी बड़े कारण हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि जो पिछले दिनों कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बीजेपी के सांसदों के भीतर किस तरीके से दो फाड़ हो गया था, उसको लेकर ये राजनीतिक विश्लेषक संभावनाएं जता रहे थे। हालांकि वैसा नहीं हुआ, और जो वोट पड़ने चाहिए थे एनडीए गठबंधन को, वो वोट पड़े हैं। उससे ज्यादा भी कुछ वोट पड़े हैं, चूंकि वाईएसआरसीपी ने उनको समर्थन देने की घोषणा की थी। यह अलग बात है कि कुछ दलों ने वो इंडिया गठबंधन को समर्थन नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने वोटिंग का बहिष्कार किया, यानी मतदान में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, बीआरएस और बीजू जनता दल ने। पर जितने वोट थे वो वोट उसको मिले हैं, और इंडिया गठबंधन के पक्ष में जितने वोट थे, जो भी गठबंधन में शामिल पार्टियां हैं और जो संभावना जताई जा रही थी कि इतने वोट हमारे पास हैं, वो मिला है। और इसको इंडिया गठबंधन अपनी बड़ी जीत बता रहा है। इसलिए भी बड़ी जीत बता रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले से लेकर अब तक इंडिया गठबंधन की मजबूती हर मुद्दे पर एक साथ देखी जा सकती है, चाहे वो वोट चोरी का मुद्दा हो, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत का जिस तरीके से अपमान करते रहे, टैरिफ लगाते रहे, वो मुद्दा हो, ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा हो। ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर इंडिया गठबंधन के घटक दल एक साथ लगातार दिखाई पड़ रहे हैं। और उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव हुआ है, उस पर भी गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट रहा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी कोशिशों के बावजूद इस बार बीजेपी जरा भी सेंध नहीं लगा पाई। अब 15 वोट अगर कैंसिल हुए हैं तो यह कैंसिल होना अलग बात है, कैंसिल किस वजह से हो गए, लेकिन गठबंधन का एक भी वोट अगर नहीं गया है, उस क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है, तो अपने आप में यह समझा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन किस तरीके से मजबूत रहा। जबकि सत्तारूढ़ पार्टी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में कोई बहुत मुश्किल नहीं होता कि वो सेंध लगा दे, क्योंकि पहली बात तो यह है कि यहां पर गुप्त मतदान होता है, कोई व्हिप नहीं जारी होता है, आराम से कोई भी सांसद किसी दूसरे को वोट दे सकता है, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन एक भी वोट इधर से उधर नहीं हुआ। अमलेंदु जी, ये दिखा रहा है कि सरकार की जो ये लोगों को कन्विंस करने की क्षमता थी वो कितनी कमजोर हुई है, और विपक्ष कितना मजबूत हुआ है। हाँ बिल्कुल समीर जी, विपक्ष काफी मजबूत हुआ है, और पूरा ध्यान जो था प्रधानमंत्री से लेकर पूरे सत्ता पक्ष का, वो इसी पर लगा रहा कि किस तरीके से कमजोर जो है विपक्ष को किया जाए, खासतौर से इंडिया गठबंधन को कमजोर किया जाए। लेकिन इसमें कहीं से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी कामयाब होते हुए नजर नहीं आए, और विपक्ष ने अपनी एकजुटता थी वो साबित कर दी। हालांकि ये कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी को लेकर शंकाएं थी काफी ज्यादा कि ये बीजेपी के साथ मिल जाएंगे या कुछ करेंगे, तो उनके बारे में कहा भी जा रहा है कि उनके कुछ लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है। लेकिन इंडिया गठबंधन जो है वो पूरी तरीके से एकजुट रहा। यहां तक कि बताया जा रहा है कि शशि थरूर और प्रियंका चतुर्वेदी और मनीष तिवारी के वोट भी जो है वो बीएस सुदर्शन रेड्डी को मिले। ये चर्चाएं चल रही है। बिल्कुल ये चर्चाएं चल रही है, और इसीलिए इंडिया गठबंधन इसको अपनी जीत बता रहा है। सुनेंगे प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता और राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता, इसको अपनी बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। और जैसा हमने कहा भी कि ये पिछले अगर चुनाव को देखा जाए अमलेंदु जी, तो जगदीप धनखड़ करीब 350 वोटों का मार्जिन था उनकी जीत में, लेकिन इस बार 152 वोट से ही सीपी राधाकृष्णन जीत पाए हैं। और यह मार्जिन किसी भी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में 2002 में जब भैरव सिंह शेखावत जीते थे तब कम था, उसके बाद से यह सबसे कम मार्जिन है।
इसलिए इंडिया गठबंधन का अपने इस चुनाव को हारने के बावजूद इसको अपनी जीत बता रहा है। सुन लेते हैं प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं। जो रिजल्ट्स आए, अब बीजेपी कह रही है कि क्रॉस वोटिंग हुई, और क्रॉस वोटिंग इसलिए हुई क्योंकि राहुल गांधी जी, किशन रेड्डी का बयान है कि राहुल गांधी की लीडरशिप से घटक दल खुश नहीं है, इसी के चलते क्रॉस वोट हुआ। सीपी राधाकृष्णन जी को, भारत के नए उपसभापति को मैं विनम्रतापूर्वक जीत पर बधाई देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं, और सभापति भी हैं तो संसद चलाने में राज्यसभा सहयोग का वचन भी देता हूं। जहां तक सवाल है चुनाव परिणामों का, पिछली बार 26% वोट मिला था विपक्ष को, अब की वो बढ़ के 40% यानी 1.5 से ज्यादा हो गया। मोदी जी के दरवाजे पे खतरे की घंटी बज रही है, विपक्षी एकता एक हुई। अब आप खुद ही कबूल रहे कि क्रॉस वोटिंग हुई है, तो अगर आपने कराई है तो गलत किया है, पर मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। कई दल हैं, सब समीक्षा करेंगे, फिर मैं इस पे अधिकृत रूप से अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। तो 26% से 40% वोटों में बढ़ोतरी हुई है और ये निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही कही जाएगी कि वोट किस तरीके से इंटैक्ट रहे इंडिया गठबंधन के, ये महत्वपूर्ण बात है। और जो रद्द किए गए वोट हैं अमलेंदु जी, उस पर सवाल बने हुए हैं, लगातार बने। हम लोग सुनेंगे पीसी मोदी को भी, जो कि चुनाव अधिकारी थे, और जब वो घोषणा कर रहे थे सीपी राधाकृष्णन की जीत की, कितने वोट उनको मिले, बी सुदर्शन रेड्डी को कितने वोट मिले। लेकिन ये 15 वोट जो कैंसिल हुए हैं, जो रद्द हुए हैं, इनवैलिड हुए हैं, कल से लगातार इन्हीं की सबसे ज्यादा चर्चा है। हाँ बिल्कुल, सबसे ज्यादा इन्हीं की चर्चा है, यानी 452 की चर्चा नहीं है, चर्चा जो है 15 की है। तो किस तरीके से 15 वोट 452 पे हावी हो गए, तो ये भी एक हार ही है कि भाई आपकी जीत की चर्चा से ज्यादा जो है चर्चा इस बात की हो रही है कि 15 वोट इनवैलिड कैसे हो गए। तो ये आत्मनिरीक्षण भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। हालांकि 15 वोटों को लेकर आत्मनिरीक्षण विपक्ष को भी करना चाहिए कि आखिर वो 15 लोग कौन थे जिन्होंने जानबूझकर गलती करी, या उनके जानबूझकर वोट निरस्त कर दिए गए। अगर जानबूझकर वोट निरस्त किए गए तो इसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो करनी चाहिए, जो भी रेमेडी हो सकती है वो करनी चाहिए। सवाल ये नहीं कि 15 वोट निरस्त हो गए, सवाल ये कि अगर जबरदस्ती निरस्त कर दिए गए तो इस पर फिर विरोध की आवाज उठनी चाहिए। अब ये विपक्ष के ऊपर निर्भर करता है कि वो इन 15 वोटों को लेकर क्या रुख अपनाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर ये आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है कि आखिर उनको ये सब करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। और समझिए, जैसे मैंने शुरू में चर्चा की कि जो पीसी मोदी जब रिटर्निंग अफसर जो घोषणा कर रहे थे तो उन्हें मालूम ही नहीं था कि कितने वोट मिले। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि रिटर्निंग अफसर घोषणा करने आए और उसे यह जानकारी ना हो कि किसको कितने वोट मिले, तो वो जीत की घोषणा किस तरीके से कर। सुन लेते हैं, एक बार देख लेते हैं उस विजुअल को भी, जो जब वो घोषणा कर रहे थे और बताया उन्होंने कि जीत हुई है, 452 वोट मिले हैं सीपी राधाकृष्णन को और 300 वोट मिले हैं बी सुदर्शन रेड्डी को। श्री बुच्ची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी को 377, यहाँ पे 377 है, यहाँ एक से कोटा 300 रेड्डी को 300, एक सेकंड, राधा कृष्णन जी को 452, श्री बुच्ची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी को 300 प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए और श्री सीपी राधाकृष्णन को 452 प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए। चूंकि श्री सीपी राधाकृष्णन को अपेक्षित कोटे से अधिक वरीयता के मत प्राप्त हुए, इसलिए राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम 1974 के नियम 35 के साथ पठित राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952। तो ये जब घोषणा कर रहे थे काफी देर तक मुझे लग रहा है कि आंकड़ों को सही से लिखकर नहीं लाए होंगे या उनको नहीं दिया गया होगा। जो भी हो, उसको उस घोषणा करते हुए रुक रहे हैं और उनको पीछे से बताया जा रहा है, बगल से बताया जा रहा है। लेकिन ये सवाल अब एक बड़ा सवाल बन जाएगा कि ये 15 वोट कैसे कैंसिल हो रहे हैं। हालांकि पहले भी निरस्त होते रहे, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, लेकिन इतनी सारी निगरानी में, इतने ट्रेनिंग के बाद आखिर वो 15 कौन से सांसद हैं जो अपना वोट भी नहीं डाल पाए ठीक से।
हाँ बिल्कुल, अगर ऐसे सांसद हैं तो इनको फिर सांसद होने का अधिकार नहीं है। अगर इन्होंने गलती की है तो इतना तो होना चाहिए। और आप मतलब किस तरीके से चुनकर आ गए, फिर अगर आपका मतदाता भी इसी तरीके से गलती करने लगे तो ये सवाल तो निश्चित तौर पे है समीर जी। लेकिन अगर ये गड़बड़ी की गई है तो फिर ये सवाल का है। और गड़बड़ी की आशंकाएं इसलिए व्यक्त की जा रही हैं कि चूंकि पीसी मोदी साहब जब आए, पीसी मोदी या सीपी मोदी जो भी पीसी मोदी हैं, तो वो जब आए घोषणा करने के लिए तो उनको जानकारी नहीं थी, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं क्या है। और साथ में जो महिला एक अधिकारी खड़ी हुई है वो धीरे से फुसफुसा रही हैं, बता रही है कि ये वोट यहाँ गया, ये वोट यहाँ गया। तो यानी लिखा हुआ भी अगर जो है हमारे सीपी मोदी साहब या पीसी मोदी साहब जो भी हैं वो अगर नहीं बता पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शक की गुंजाइश बनती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी की गुंजाइश बनती है, जिसपे शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं समीर जी। बिल्कुल। और इस जो मतदान हुआ ये उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए, उनके परिणाम आए, सीपी राधाकृष्णन जो एनडीए के उम्मीदवार रहे अब जीत गए हैं, उपराष्ट्रपति बन गए हैं और राज्यसभा के सभापति भी पदेन होते हैं। अब राज्यसभा की कार्रवाइयों का संचालन भी करेंगे। और लेकिन इस जीत पर क्या कह रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। और आपको याद होगा कल जब मतदान करने जा रहे थे तो उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की एक तस्वीर काफी वायरल हो रही थी और सारे दिन उस तस्वीर की चर्चा रही। जब तक नतीजे नहीं आ गए तब तक उस तस्वीर की चर्चा होती रही सोशल मीडिया पर। तो सुन लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को, क्या प्रतिक्रिया है उनकी इस परिणाम पर। आज सर गुजरात के दौरे पर है, आप किस तरह से लड़ रहे हैं? चुनाव भी नजदीक आ रहा है, नगर पालिका और 2027 में गुजरात का। देखो, लोकतंत्र में ये कॉमन है लड़ना, इलेक्शन फाइट करना। हमारा मेन जो मुद्दा है, टारगेट है, संविधान को बचाना, लोकतंत्र की रक्षा करना। जिस धरती पे महात्मा गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग जन्म लेकर यहाँ हमको आजादी दिलाई देश के लिए, ये दो व्यक्ति हमारे लिए बहुत पूजनीय है और उनके वजह से देश एक भी है और आजादी भी मिली। और एक दो व्यक्ति भी ऐसे हैं जो देश में संविधान को सुरक्षित नहीं रहना चाहते और लोकतंत्र को भी बचाना नहीं चाहते और संविधान को भी बचाना नहीं चाहते। जो दो लोगों ने उन्होंने जो की उसको डिस्ट्रॉय करने वाले और एक दो लोग यहीं पर हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कल जो इनकी तस्वीर थी नितिन गडकरी के साथ अमलेंदु जी, काफी वायरल रही। हालांकि नतीजों पर कोई उसका प्रभाव नहीं दिखाई पड़ा उस तस्वीर का। हाँ, नतीजों पर कोई उसका प्रभाव दिखाई नहीं पड़ा। और जो नतीजों पे जो आए हैं वो नतीजे भारतीय जनता पार्टी को ही एक तरीके से समीर जी वो चिंतित करने वाले हैं, किसी और को चिंतित करने वाले नहीं है। लेकिन इस बीच समीर जी राहुल गांधी आज दौरे पर हैं रायबरेली के, और राहुल गांधी जब रायबरेली के दौरे पर पहुंचे तो जो पहले कांग्रेसी हुआ करते थे और भाजपाई हो गए हैं, दिनेश सिंह मंत्री भी हैं यूपी सरकार में, वो भी इस सड़क पर बैठ गए राहुल गांधी के सामने। और बेचारे आहत बहुत ज्यादा थे कि किसी ने प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दे दी। तो वो प्रदर्शन भी हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से सड़क पर बैठ गए। और राहुल गांधी की बाइट भी आ गई है। राहुल गांधी का कहना है कि ये वोट चोर, गद्दी चोर जो है अभी जन जन तक पहुंच चुका है। जी बिल्कुल, उनको रोकने की कोशिश की गई, वहां सड़क पर बैठ गए। लखनऊ से जब रायबरेली की ओर जा रहे थे राहुल गांधी, और ये देख सकते हैं बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, उसमें वहां के एक स्थानीय नेता हैं दिनेश सिंह, विधायक रहे हैं, कई बार के विधायक वो कांग्रेस पार्टी से ही रहे हैं और पूरा परिवार कभी कांग्रेस पार्टी में हुआ करता था। उसके बाद पूरा कांग्रेस पिछले कुछ समय से, पूरा परिवार जो है पिछले कुछ समय से अब भारतीय जनता पार्टी में आ गया है। तो ये वही लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इसकी वजह से, उनके प्रदर्शन की वजह से काफी देर तक राहुल गांधी का काफिला वहां पर रोकना पड़ा, ये खबरें आ रही है। सुन लेते हैं राहुल गांधी खुद ही क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर। हालांकि रोकने को लेकर, दिनेश सिंह को लेकर कभी वो प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी काफी देर तक। और राहुल गांधी को जब उनके जो सिक्योरिटी है अमलेंदु जी, और कोई रोक रहा है तो इस तरीके से ये एक तरह के सिक्योरिटी लैप्स भी है। लेकिन प्रशासन ने उनको प्रदर्शन करने का, विरोध करने का, सड़क पर बैठकर पूरी सड़क को जाम करने का पूरा मौका दिया है। खैर,
सुन लेते हैं पहले राहुल गांधी ने क्या कहा है वहां पर इस बारे में और किस तरीके से वो बता रहे हैं कि वोट चोरी का मुद्दा पूरे देश में फैल चुका है, सबको पता चल गया है कि क्या हो रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि रायबरेली में उनका जगह जगह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी स्वागत किया और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तो वहां पर मौजूद थे ही। सुनते हैं राहुल गांधी को क्या कह रहे हैं। Yeah. See, the main nara these days is vote chor, gadi chor. And that is being proved across the country. We will prove it again and again and again in more and more dramatic ways. Thank you. तो ये वहां पर की मुख्य रूप से जो नारा है और तमाम बातों को कि क्यों रोका गया इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वोट चोर गद्दी छोड़ ये बड़ा मुद्दा है, बिल्कुल उसी तरीके से कि केवल और केवल राहुल गांधी का फोकस था चुनाव से, लोकसभा चुनाव से पहले संविधान, किस तरीके से संविधान को बदलने की आशंकाएं जताई जा रही थी सत्तारूढ़ पार्टी पर और उसी पर पूरा मुद्दा ये टिका रहा। और उसी तरीके से इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है वोट चोरी का और कह रहे हैं कि उसी पर फोकस है और सभी को अब यह पता चल गया है कि किस तरीके से वोट चोरी का मुद्दा जन जन तक आम लोगों के आम लोग भी उससे परिचित हैं और उस चीज को महसूस कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आम लोग इसको महसूस कर रहे हैं ये है और जिस तरीके से ये मुद्दा बढ़ रहा है तो ये अब काफी ज्यादा परेशानी करने वाला है समीर जी, और बीजेपी से काफी ज्यादा परेशान दिखाई पड़ती है। इधर जो सीपी राधाकृष्णन चुने गए हैं उनको कल चुनने के बाद जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके बधाई दी वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें काफी बातें मल्लिकार्जुन खड़गे ने समीर जी लिखी है, हम लोग उनको मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट दिखा सकते हैं, वो अंग्रेजी में और हिंदी में क्या लिखा है वो आप बता सकते हैं। जी बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे का जो ट्वीट है बधाई दी है उन्होंने और लिख रहे हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव में विजय प्राप्त करने पर श्री सीपी राधाकृष्णन को शुभकामनाएं। हम संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार श्री बी सुदर्शन रेड्डी गारू के प्रति उनके उत्साहपूर्ण और सिद्धांतबद्ध संघर्ष के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। ये चुनाव से कहीं बढ़कर था, ये विचारधारा की लड़ाई थी जिसने इस बात की पुष्टि की कि हमारे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सत्तावादी प्रवृत्तियों वाली सरकारों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। हमें उम्मीद है कि नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति संसदीय परंपराओं के सर्वोच्च मूल्यों को बनाए रखेंगे, विपक्ष के लिए समान स्थान और सम्मान सुनिश्चित करेंगे और सत्ताधारी दल के दबाव में नहीं झुकेंगे। वरीयता क्रम में दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति को लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में स्वतंत्रता, निष्पक्षता और शक्ति को प्रतिबिंबित करने के लिए पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यह चुनाव क्यों आवश्यक था। श्री जगदीप धनखड़ ने मानसून सत्र के उद्घाटन के दिन ही अचानक इस्तीफा दे दिया था। यह अभी भी अस्पष्ट और अनौपचारिक रूप से हुआ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, पारदर्शिता, जवाबदेही और संवैधानिक पदों के प्रति सम्मान को हमारी संस्थाओं का अक्षरशः और मूल भावना से मार्गदर्शन करना होगा। बड़ी सीख भी दी है अमलेंदु जी इन्होंने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीपी राधाकृष्णन को जगदीप धनखड़ की याद दिलाने की जो कोशिश की गई है वो उसमें बहुत बड़े संदेश छिपे हुए हैं। हाँ, बहुत बड़े संदेश छिपे हुए हैं और जगदीप धनखड़ के साथ साथ जिस तरीके से सीपी राधाकृष्णन को संविधान और मर्यादा ये सब समझाया गया है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और समीर जी इसी तरीके की एक जो सीख दी है वो जयराम रमेश ने दी है और जयराम रमेश ने तो राधाकृष्णन जी को राधाकृष्णन जी की ही सीख दी है कि राधाकृष्णन जी की बातों को याद रखिएगा। यानी सीपी राधाकृष्णन जी, हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बातों को याद रखिएगा। उन्होंने भी ट्वीट किया अभी थोड़ी देर पहले, वो भी आप बता सकते हैं कि क्या। जयराम रमेश लिख रहे हैं कि नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जो राज्यसभा के सभापति भी होंगे उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के प्रेरक शब्दों को स्मरण करती है। 16 मई 1952 को राज्यसभा के उद्घाटन के अवसर पर प्रख्यात दार्शनिक, शिक्षाविद, लेखक और राजनयिक डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था, मैं किसी एक दल का नहीं हूं और इसका अर्थ यह है कि मैं इस सदन के हर दल का हूं। मेरा प्रयास संसदीय लोकतंत्र की सर्वोच्च परंपराओं को बनाए रखना होगा और प्रत्येक दल के प्रति पूर्ण निष्पक्षता और समानता के साथ कार्य करना होगा। किसी के प्रति द्वेष नहीं और सभी के प्रति सद्भावना रखते हुए यदि कोई लोकतंत्र विपक्षी समूहों को सरकार की नीतियों की निष्पक्ष, स्वतंत्र और स्पष्ट आलोचना करने की अनुमति नहीं देता है तो वो तानाशाही में बदल सकता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने जीवन में इन बातों को अक्षरशः और भावना दोनों ही अर्थों में पूरी तरह आत्मसात किया।
तो ये तो खैर उनका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो देश के पहले उपराष्ट्रपति थे, उनका ये वक्तव्य है, बयान है। लेकिन अमलेंदु जी, लगभग यही इन्हीं बातों को, जो उपराष्ट्रपति पद की जब शपथ ली जाती है तो यही सारी बातें कही जाती है, यानी शपथ लेते हैं इन्हीं सब की। यह अलग बात है कि पूरा कार्यकाल जो रहा पिछले जो उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ का, वो उन सारे चीजों को एक तरीके से उसका उल्लंघन करते रहे। जो शपथ ली थी उसका भी, और जो संसद के, राज्यसभा के जो सदस्य थे उनकी भावनाओं का भी, उनका वो सम्मान नहीं पा सके, इसलिए क्योंकि जो दायित्व उनका था उसको निभाने में नाकाम रहे। और आखिरकार हुआ क्या, जिसके लिए वो कर रहे थे उन्होंने किस तरीके से दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका। जो पारंपरिक रूप से जो सम्मान मिलना चाहिए था वो भी उनको नहीं दिया गया। हाँ, जो पारंपरिक रूप से सम्मान मिलना चाहिए था वो भी नहीं दिया गया, और फेयरवेल भी नहीं दी गई, और पता नहीं कहाँ हैं, बीमार हैं कि कहाँ पड़े हुए हैं, ये भी कुछ पता नहीं है। लेकिन समीर जी, पूत के पांव पालने में दिखाई पड़ते, जो कहावत है ना, तो वो कहावत जो है वो हमारे नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जी ने थोड़ी सी दिखा दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो शुक्रिया अदा किया है जी। भाई, शुक्रिया अदा करना था पूरी बीजेपी को कर देते, पूरे एनडीए को कर देते। नरेंद्र मोदी को क्या आवश्यकता थी अकेले कर? नरेंद्र मोदी क्या है? बस प्रधानमंत्री तो उनका क्या रोल है? वोट तो आपको जो एनडीए के सांसदों को दिया ना, तो उनको आप करते, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया। तो यानी ये भी दूसरे धनखड़ साबित हो सकते हैं। इसकी अभी से सुगबुगाहट शुरू हो गई है। बहरहाल ये उनका मसला है, क्या हो। लेकिन संजय राउत जो शिवसेना यूबीटी के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले, हमारी संख्या कुल 315 थी, हमारी लड़ाई वैचारिक थी। तो हम सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं संजय राउत, शिवसेना के सांसद हैं और काफी सक्रिय रहे बी सुदर्शन रेड्डी के चुनाव प्रचार के दौरान। हमारे जो वोट्स थे ऑल अपोजिशन के, वो जो आंकड़ा था वो जो था वही हमें मिला है। हमको 300 वोट मिले, हमारा आंकड़ा 315 314 का था। जिस लोगों ने सुदर्शन रेड्डी जी के सामने एक आंकड़ा दिया है, ऐसे 15 वोट डिस्क्वालीफाई किए अवैध, मुझे कारण मालूम नहीं। अगर देखें तो 315 वोट हमको मिले हैं। उनके पास सत्ता है, सब कुछ है, उनके पास 40 का बहुमत पहले से था। लेकिन हमारी लड़ाई सिद्धांतिक और आइडियोलॉजिकल थी। हमने देश में एक माहौल बना दिया और सीपी राधाकृष्णन को अविरोध जो चुनना चाहते थे हमने नहीं होने दिया। यस, थैंक यू। तो ये इसी बात की अभी प्रमोद तिवारी को भी हम लोगों ने सुना कि इंडिया गठबंधन का जो वोट शेयर था वो बढ़ा है, इंडिया गठबंधन के सारे वोट उसके पास हैं। और यही बात कह रहे हैं संजय राउत भी कि हमने सेंध लगने की गुंजाइश नहीं छोड़ी, कोशिशें तो पूरी हुई हैं। और यहां पर अब लेकिन वो 15 वोट जो निरस्त हुए हैं उस पर चर्चा लगातार जारी है। उस पर जो कुछ पता लगता है, चर्चाएं होंगी, चूंकि अब पता लगना तो बड़ा मुश्किल है कि किनके वोट निरस्त किए गए हैं। अब वहां पर तो कैमरे लगे नहीं थे चंडीगढ़ की तरह कि वहां पर कैसे वोट निरस्त किए जा रहे हैं। लेकिन जो निरस्त किए गए हैं 15 वोट, वो एक गंभीर मुद्दा निश्चित तौर पर बना हुआ है और हैरान करने वाला है कि आखिर 15 सांसदों ने कैसे अपने वोट ठीक से नहीं डाले। लेकिन जो इसके अलावा जो बड़ा मुद्दा है वोट चोरी का मुद्दा, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। और महाराष्ट्र से, कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान तो ये बड़ा मुद्दा था ही, लगातार वहां से खबरें आ रही हैं। ताजा तरीन एक फिर बड़ा उदाहरण सामने आया है। कांग्रेस के नेता ने आरोप लगाए हैं और उसी तरीके से उन्होंने भी तमाम तथ्य निकाल कर रखे हैं, जिस तरह से महादेवपुरा विधानसभा सीट में राहुल गांधी ने निकाल कर रखे थे। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल समीर जी, और ये अतुल लोंडे पाटिल हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, महाराष्ट्र के मुख्य प्रवक्ता हैं, और उन्होंने बातचीत की है और बताया है उन्होंने कि चंद्रपुर जिला है वहाँ का, महाराष्ट्र का, काफी मशहूर है, खासतौर से नक्सलवादी गतिविधियों के लिए भी काफी रहा है। गढ़चिरौली उसी में आता है। तो चंद्रपुर जिले की राजुरा विधानसभा नंबर 70, जहां 11,368 जो थे वोट ऑनलाइन जोड़े गए और जांच में पता चला कि 6,853 फेक वोटर थे, जिसकी FIR अक्टूबर 2024 में चुनाव आयोग ने ही की थी।
11 महीने हो गए, फेक वोटर किस मोबाइल नंबर, आईपी एड्रेस और ईमेल से ऐड हुए, आज की तारीख तक चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा है, जबकि चुनाव के 17वें दिन ही उम्मीदवार द्वारा सीसीटीवी फुटेज मांगे गए जो आज तक मुहैया नहीं किया गया। क्यों? क्या चोरी हुई है वो जो आयोग छुपा रहा है, और किसका कौन सा राज है जिसको चुनाव आयोग छुपा रहा है? हम लोग सुन सकते हैं कि अतुल लोंढे पाटिल ने क्या कहा। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अतुल लोंढे पाटिल, और जिस तरीके से ये उन्होंने चंद्रपुर जिले की सीटों में वोट चोरी का ये मुद्दा उठाया है, सुनते हैं, गंभीर मुद्दा है। और कहा ये राहुल गांधी ने कि ये केवल महादेवपुरा सीट नहीं, ऐसा पूरे देश में कई सीटें हैं, और एक बड़ा खुलासा अभी करने का उन्होंने वादा किया ही है, जिसको उन्होंने कहा है कि अब की बार वो हाइड्रोजन बम फूटेगा। तो ये लगातार ये खुलासे हो रहे हैं, और सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं अतुल लोंढे पाटिल, जो चंद्रपुर जिले में, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में वोट चोरी का उन्होंने खुलासा किया है, उसके बारे में। चोरी पकड़ी जाए फिर भी सीना चोरी जो है वो करने से बीजेपी पास नहीं आती, और बीजेपी का पिट्ठू है इलेक्शन कमीशन और गृह मंत्रालय, ये किसी न किसी तरीके से बीजेपी को बचाना चाहता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज मैं आपके सामने देने वाला हूं। चंद्रपुर जिले की राजूरा विधानसभा नंबर 70, इसमें चोरी पकड़ी गई थी। 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक जो ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन किया गया था वो बोगस था, वो पकड़ा गया था। उसकी कंप्लेंट वहां के हमारे जो आमदार थे धोटे साहब, इन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारी से की, जांच की गई, एफआईआर दायर किया गया, और वो 6583 वोट जो है 6853 वोट डिलीट किए गए, चोरी पकड़ी गई, एफआईआर हुआ, एफआईआर का नंबर। तो एक बड़ा आरोप चंद्रपुर जिले में, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र हरियाणा में तो कई सारे आरोप चुनाव आयोग से पूछे भी गए, पत्र दिया गया, में मुलाकात की गई, लेकिन आयोग उनको झूठा साबित करता रहा। खुद जहां आयोग ने एफआईआर दर्ज कराई है उसमें भी क्या इन्वेस्टिगेशन किया है, कुछ पता नहीं चला है। हाँ, बिल्कुल कुछ पता नहीं चला है कि इनका क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ और क्या निकला, ये अभी तक नहीं आया। लेकिन नेपाल से समीर जी इसमें बड़ी खबरें आ रही हैं। एक तो नेपाल में कल प्रधानमंत्री केपी ओली ने अपना त्यागपत्र दे दिया। नेपाल में आंदोलनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट को, वहाँ की संसद को, वहाँ के प्रधानमंत्री के घर को, राष्ट्रपति के घर को, इन सबको आग के हवाले कर दिया। एक जेल पे हमला करके वहां से 600 कैदी छुड़ा लिए गए। इस तरह की घटनाएं हुई। सेना ने अब वहां कमान अपने हाथ में संभाल ली है और सेना वहां गश्त कर रही है, और अगले आदेश तक अनिश्चित काल के लिए पूरे नेपाल में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये वहां से बड़ी खबरें हैं। लेकिन नेपाल की आग भारत तक आ रही है, ये है, और खासतौर से उत्तर प्रदेश के जो 8 जिले हैं उनमें रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वो 8 जिले जो है वो 24 घंटे यूपी पुलिस अलर्ट पे है। वो सब नेपाल से लगते हुए जिले हैं, और ये महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, बहराइच है, लखीमपुर खीरी है, पीलीभीत है। इनको जो है वो रेड अलर्ट है, क्योंकि यहाँ के रोटी बेटी के रिश्ते जो हैं वो सब नेपाल के साथ हैं। सीमावर्ती जिले हैं और नेपाल से आना जाना, आवाजाही होती रहती है वहां पर, और निश्चित तौर पर वहां के जो राजनीतिक हालात हैं उनका असर यहाँ भी पड़ रहा है। तो अलर्ट पर रखा गया है इन जगहों पर, और निगरानी रखी जा रही है। चूंकि नेपाल की जो स्थिति है, जिस तरीके से वहां सरकार को उखाड़ फेंका गया, युवाओं का आक्रोश वो बहुत गंभीर है, और पूरी दुनिया उसको लेकर चिंतित है। एक बार सुनते हैं कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी क्या कह रहे हैं नेपाल के हालात को लेकर, और जिस तरीके से ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ है, और जो भारत के पड़ोसी देशों में लगातार हो रहा है, पहले श्रीलंका में होता है, बांग्लादेश में होता है, और अब नेपाल में हो रहा है। ये यहां पर लोगों को एक तरीके से भारत के लिए भी ये चिंता का विषय है, और इसको लेकर बहुत सारे चर्चाएं हो रही हैं, सवाल उठ रहे हैं। भारत सरकार का क्या रुख है इस पर, किस तरीके से वो कार्रवाई करती है, और नेपाल में अब ये भी है कि आगे वहां क्या होना है, क्योंकि वहां गठबंधन सरकार थी वो तो खत्म हो गई, और वहां पर अब सेना ने पूरी कमान संभाल ली है। लेकिन पूरी जो राजनीतिक शून्यता वहां पर दिखाई पड़ रही है, उसका भविष्य क्या होगा आने वाले दिनों में, इसको लेकर भी खास तौर पर भारत को चिंतित होना चाहिए। बिल्कुल समीर जी, भारत को काफी ज्यादा चिंतित होना चाहिए, चूंकि जो खबरें हैं समीर जी, और
कल आनंद सुख वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और दक्षिण एशिया के मामलों के बहुत अच्छे जानकार हैं और नेपाल की राजनीति को तो बहुत नज़दीक से जानते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि ये केपी ओली से लेकर और प्रचंड और बाबूराम भट्टराई तक सब उनके आया शिष्यों में शामिल रहे हैं। वो कल अपने साथ थे, अपने डीवी लाइव पर ही उनका कल इंटरव्यू लिया अपने साथी जो है अतुल सिन्हा जी उन्होंने, और उन्होंने एक शंका व्यक्त की। उनकी शंका ये थी कि जो कुछ हो रहा है, तो पहले उनका कहना था कि पहले तो मुझको लगता था कि दोपहर तक की ये स्वतः स्फूर्त है, लेकिन दोपहर को जैसे ही सेना प्रमुख का बयान आया कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, तब मेरा माथा ठनका और लगा कि ये स्वतः स्फूर्त नहीं है, इसके पीछे कुछ और ताकतें हैं जो वहां लोकतंत्र को खत्म करना चाहती हैं। और इसी तरीके की बात समीर जी, अच्छा ये जिस समय उनसे इंटरव्यू चल रहा था उसी समय ठीक वहां के जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने अपना एक संदेश जारी किया, वीडियो संदेश, और वो प्रसारित हो रहा था और घोषणा की जा रही थी कि सेना जो है वो नेपाल की कमान अपने हाथ में ले रही है, यानी सेना के हवाले नेपाल हो गया। ये घोषणा राष्ट्रपति को करनी चाहिए थी, वो राष्ट्रपति ना करके सेना के प्रमुख वहां कर रहे थे। तो आनंद सुख वर्मा जी जो शंकाएं व्यक्त कर रहे थे नेपाल को लेकर, वो उसी समय सच होती हुई नजर आई। बाबूराम भट्टराई वहां के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और वहां जो सोशलिस्ट पार्टी है उसके प्रमुख भी हैं, उनके घर पर भी हमला हुआ था। बाबूराम भट्टराई ने समीर जी एक बहुत लंबी चौड़ी पोस्ट जो है वो लिखी उन्होंने उस पे ट्विटर पे, हालांकि वो नेपाली में पोस्ट है वो, और उन्होंने लिखा कि क्रांति जो है वो प्रति क्रांति में बदल रही है, और नेट जो जैन जी कहे जा रहे हैं उनके लिए उन्होंने संबोधित किया और लिखा उन्होंने कि जैन जेड के प्यारे युवा मित्रों, शायद क्रांति अब प्रतिक्रांति में बदल रही है। मैंने शुरुआत में ही आपका समर्थन करते हुए कहा था, भेड़ की खाल में भेड़ियों से सावधान। शायद वे आपके आंदोलन में घुस आए हैं। देश का लोकतांत्रिक कानून बनाने का स्थान संसद है, लागू करने का स्थान सिंह दरबार है, कानून और न्याय की व्याख्या का स्थान न्यायालय है, शांति और सुरक्षा बनाए रखने का स्थान गृह मंत्रालय है, राजनीतिक मार्गदर्शन का स्थान पार्टियों के कार्यालय है, लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले शीर्ष राजनीतिक दलों के नेताओं के आवास हैं, चाहे वे अच्छे हो या बुरे। आपने लोकतंत्र के मुख्य स्तंभों को चुन चुन कर आग लगाने का काम तो बिल्कुल नहीं किया है। वे कौन है जो लोकतंत्र के मुख्य स्तंभों को चुन चुन कर आग लगा रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है? तो थोड़ा आत्म परीक्षण करो, अब उस आग को बुझाने के काम में लग जाओ, उन भेड़ियों को पहचानने की कोशिश करो, दुनिया भर की महान क्रांतियों का इतिहास पढ़ो, खासकर दुनिया को हिला देने वाली फ्रांसीसी क्रांति का इतिहास जरूर पढ़ें। देखिए, नए कोर्ट पर्व को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। कांतिपुर डेली 2058 ज्येष्ठ 24, जो मैंने नेपाल की सबसे हिंसक क्रांति के दौरान लिखा था। मुझे यकीन नहीं होता कि आप उस व्यक्ति की हत्या करेंगे और उसके घर में आग लगाएंगे जो एक दशक से आपके साथ खड़ा है, जो लोकतंत्र की नींव पर सुशासन और समृद्धि की वैकल्पिक राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात काम कर रहा है। इसलिए मैं सुरक्षा कर्मियों, करीबी सहयोगियों के दबाव के बावजूद घर पर रहकर पूरे विश्वास के साथ आपके आंदोलन का समर्थन कर रहा था। अगर 15 मिनट पहले ही सुरक्षा कर्मियों, सहयोगियों ने हमें नहीं हटाया होता तो हम अपने 96 वर्षीय पिता के साथ दफन हो जाते। बाहर से आए लोग कौन थे? मैंने जो सुना है उसके अनुसार उनमें से कुछ ने खास रंग के स्कार्फ भी पहने हुए थे। आप जेन जेड के युवाओं जैसे नहीं लग रहे थे। अब उन युवा साथियों के साथ जो रोजगार के लिए विदेश जाने को मजबूर हैं, तुम घर लौटते समय हमेशा मेरे लिए नई किताबों की टोकरी लाते हो। वे किताबें मेरी संपत्ति हैं। अब वे सारी किताबें राख हो चुकी हैं। जब मैं जा रहा था तो मैं भाग्यशाली था कि एडवर्ड और विल्सन की प्रसिद्ध पुरानी किताब द ह्यूमन नेचर ले गया, जिसे 21वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। अब मैं पढ़ रहा हूं और बेहतर समझ रहा हूं कि लोगों में ये इनका लंबा चौड़ा इन्होंने जो पत्र लिखा है बिल्कुल वहां पर जो युवाओं को, और वो बहुत महत्वपूर्ण है, और कई सारे जो फैक्ट्स हैं वो भी बहुत से सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, सारी जगहों पर आग लगा दी गई। सेना शाह खामोश रही वहां पर, जब पुलिस उसको कंट्रोल करने में नाकाम रही है तो सेना ने कमान क्यों नहीं संभाली? लेकिन वही सेना का मुख्यालय भी सुप्रीम कोर्ट के पास में है, उसको कुछ नहीं होता है। तो बहुत सारे सवाल ये अब वहीं के नेता नहीं उठा रहे हैं, बल्कि ये सामने दिखाई भी पड़ रहा है कि ये क्या युवाओं का ही एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, या फिर इसमें कुछ ताकतें ऐसी हैं जो इसको हवा दे रही थी और नेपाल को अस्थिर कर रही थी। हाँ, बिल्कुल नेपाल को अस्थिर कर रही थी। और जिस तरीके से समीर जी मस्खरे जो हैं, अब वो राजनीति अपने हाथ में लेने लगे, क्योंकि वहां भी जो बालिन शाह जो वहां के मेयर हैं, जिनको पीएम बनाने की मांग हो रही है, पीएम बनाने की मांग कर रही है, वो मस्खरे ही है, रैपर हैं, मस्खरे ही है। हमने यूक्रेन का हाल देख लिया है, किस तरीके से एक मस्खरे ने यूक्रेन को तबाह करके रख दिया। तो इस तरीके से अगर लोकतंत्र को इस तरीके से ध्वस्त किया जाएगा तो ये चिंता भारत को भी होनी चाहिए, क्योंकि नेपाल की आग भारत तक आती है। और हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी, जब
स्पेशली हम लोग लाइव आए थे समीर जी, हम आप थे, आप आराधना कर रहे थे, तो राजीव जी और मैं भी बीच में आ गए थे, तो हम लोगों ने चर्चा की थी उस पर, विस्तार से चर्चा की थी उस समय भी। तब भी हम लोगों ने कहा था कि ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे बहुत से और कारण हैं। हमारे प्रधानमंत्री कल बाढ़ का जायजा ले रहे थे, बेचारे हमारे प्रधानमंत्री को नेपाल में क्या हो रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं थी जी, है ना। सुबह वोट डालने गए थे तब तक प्रधानमंत्री को जानकारी नहीं थी। रात को जब प्रधानमंत्री लौट कर आए तो रात को उन्होंने बड़ी चिंता हुई नेपाल की, और फिर रात में उन्होंने ट्वीट किया और नेपाल के नागरिकों से अपील की कि भाई शांत हो जाओ। मणिपुर नहीं जा पा रहे हैं अभी तक, 2 साल से ज्यादा हो गया, और अपील किससे कर रहे हैं? नेपाल के लोगों से अपील कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। सवाल ये कि आपकी सरकार यानी भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार नेपाल में फेल क्यों हो गई, ये लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि अभी तक नेपाल को हम कंट्रोल करते थे, नेपाल को हम गवर्न करते थे, और नेपाल हमारा जो था वो स्वाभाविक सहयोगी समझा जाता था। अगर आज नेपाल में भारत विरोधी भावनाएं हैं और अगर हम वहां फेल हो रहे हैं और हमें यह जानकारी नहीं मिल पाती है कि नेपाल के अंदर क्या हो रहा है, तो हम कर क्या रहे हैं नेपाल के अंदर? जी बिल्कुल, और नेपाल की कोई भी घटना उससे भारत के लिए बहुत गंभीर है, क्योंकि नेपाल श्रीलंका नहीं है, नेपाल बांग्लादेश नहीं है। नेपाल के साथ भारत के लोगों का आना जाना और जो रिश्ते हैं वो हमेशा एक दोस्त की तरह से रहे हैं, और सीमाएं जरूर हैं, लेकिन वो सीमाएं इस तरीके से वहां सख्ती नहीं है आने जाने पर, क्योंकि नेपाल से लाखों की संख्या में लोग भारत के अलग अलग इलाकों में काम कर रहे हैं। तो वहां कुछ भी अगर इस तरह की घटना हो रही है तो बहुत गंभीर है। लेकिन सरकार की जो प्रतिक्रिया है उसको लेकर जिस तरह से चर्चाएं हो रही है, जो सवाल उठ रहे हैं, वो बहुत गंभीर है कि सरकार इसको किस तरीके से, भारत सरकार किस तरीके से इसको देख रही है। सुन लेते हैं मनीष तिवारी क्या कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, नेपाल के मुद्दे पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया पर उन्होंने क्या कुछ कहा है। वो शांति बनाए रखें और सिचुएशन को देख रहे हैं। See what happened in Bangladesh in the July of 2024, which led to the ouster of Sheikh Hasina, and what is happening currently in Nepal, which has led to the ouster of Prime Minister KP Sharma Oli and the resignation of his government and the unfortunate death of the wife of a former Prime Minister. This is not coincidental. The legitimate grievances and aspirations of especially young people who are suffering from the scourge of unemployment and income inequality is being systematically harnessed and weaponized for the purposes of regime change. This is exactly what happened in the Arab Spring of 2011 when in Egypt and various other countries across the greater Middle East, including Tunisia, you saw regime changes taking place under the force of people's pressure. So therefore, South Asia is passing through an extremely तो नेपाल की स्थिति को लेकर भारत में भी चिंता जताई जा रही है, और उत्तर प्रदेश जो सीमा से लगे हुए, नेपाल की सीमा से लगे हुए 8 जिले हैं, वहां सतर्कता बढ़ा दी गई है कि वहां की किसी भी तरह की गतिविधि का यहां असर ना होने पाए, और इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और किस तरीके से भारत सरकार को रिस्पॉन्ड करना चाहिए उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, भारत सरकार तो इस पर क्या कर रही है इस पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर हमारे वहाँ काफ़ी नागरिक हैं, वो वहाँ उनकी क्या स्थिति है ये वहाँ सवाल उठ रहे हैं। और समीर जी की सरकार वहाँ अभी तक हमारी खामोश क्यों है, वहाँ तक अभी तक जो इवैक्यूएशन है उसको लेकर सरकार गंभीर दिखाई क्यों नहीं पड़ रही है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। और सवालों के घेरे में निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जो है वो सीधे सीधे हैं कि प्रधानमंत्री की खामोशी नेपाल को लेकर इतनी क्यों है कि जब हमारे आसपास इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो भारत की सरकार को काफी ज्यादा सक्रिय होना चाहिए था, लेकिन सरकार सक्रिय होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। जी बिल्कुल, कांग्रेस के सांसद हैं सुखदेव भगत, उनको सुनते हैं क्या कह रहे हैं नेपाल में जो राजनीतिक घटनाक्रम जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर और भारत सरकार की जो प्रतिक्रिया है उसको लेकर। देखिए, 2 चीजें हैं। हिंसा का कोई स्थान नहीं है इसमें, प्रजातंत्र में या राजनीति में जो है, और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के नाम पे आप किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं, जान माल की क्षति नहीं हो सकती है। आक्रोश व्यक्त करने के बहुत सारे तरीके हैं। और इन्होंने जो हमारे जो विपक्ष के, जो सरकार से, जो मोदी जी के जो विपक्ष में है, जो हालात यहाँ पे है, यहाँ भी स्थिति आप पे बेरोजगारी, युवकों में बेरोजगारी है,
या 2-3 लोगों के हाथों में जिस प्रकार पूरे हमारे राष्ट्र की संपत्ति जो है और जिस प्रकार मोदी जी कृत्य कर रहे हैं, तो एक शंकित लोग हैं और मैं समझता हूं कि सबक है, उनके लिए भी सबक है, चाहे मीडिया जगत के लोगों को भी सबक है, सरकार के लिए भी सबक है। और ये अलग बात है कि यहां हमारा सेपरेशन ऑफ पावर है और हमारी जड़ें, लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी हैं। और हमने ये कहा कि कांग्रेस ने इतनी जड़ें इसकी मजबूत की हैं कि यहां के ऐसे हालत नहीं है, लेकिन मैं जरूर कहता हूं कि लोगों का एक संकेत है कि आप अपने कृत्यों से बाज आए। यहां प्रजातंत्र है, यहां पे कोई किसी भी हालत में निरंकुशता लोग स्वीकार नहीं करते। तो यहाँ नेपाल की स्थिति को लेकर यहाँ भी चिंता जताई जा रही है और इस किस तरीके से सरकार को रिस्पॉन्ड करना चाहिए उस पर भी बात हो रही है कि नेपाल की स्थितियां बहुत भयावह हैं। जिस तरह से वहां पर जनता सड़कों पर उतर आई और सरकार को उखाड़ फेंका, वहां आगजनी की गई, वहां हिंसा की घटनाएं हुई हैं। और यही नहीं, पहले दिन जब यहाँ प्रदर्शन हो रहे थे वहां पर तो पुलिस की जो गोलीबारी हुई, कई लोगों की जान गई और उसके बाद ही ये पूरा का पूरा आक्रोश बढ़ा है। तो इन सारी चीजों पर सरकार किस तरह से निगरानी रखे हुए है? केवल ये कहने से, एक औपचारिक संदेश देने से कि हम उस पर सभी गतिविधियों पर नजर रखे हैं, शांति बनाए रखें, इससे काम नहीं चलेगा। पड़ोसी देश है और भारत की जिम्मेदारी भी है नेपाल को लेकर। बड़ी संख्या में वहां के लोग यहां रहते हैं और भारत से भी बहुत सारे लोग वहां पर रह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, बहुत से लोग रह रहे हैं और रिश्तेदारियां हैं समीर जी। हाँ, जो सीमावर्ती इलाके हैं वो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक कई उसमें जो है वो रिश्तेदारियां हैं, वो पश्चिम बंगाल से भी रिश्तेदारियां हैं, बहुत एक है। और हमारी सेना में पहले तो गोरखा बहुत हुआ करते थे और वो तो अब अग्निवीर की वजह से अब गोरखा नहीं हो रहे हैं, तो लेकिन पहले बहुत हुआ करते थे, अब वो चीन की उसमें आ रहे हैं। लेकिन जो एक कुछ सबक जो है समीर, देखिए कोई भी घटना होती है चाहे पड़ोस में हो या कहीं हो, सवाल ये कि हम वहां से क्या सबक ले सकते हैं ये देना चाहिए। एक तो कल 9/11 थी समीर जी, और 9/11 अमेरिका के संदर्भ में भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और 9/11 को ही नेपाल में कुछ हो रहा था। तो हमको क्या सबक लेना चाहिए? सवाल ये है, हमको सबक लेना चाहिए कि हमारा जो गोदी मीडिया है, पहले तो सबसे पहले उसको सबक लेना चाहिए, जिसको गोदी मीडिया लोग कहते हैं, क्योंकि हम नहीं कहते उसको गोदी मीडिया, हम समर्थक हर चीज में वो सरकार का ही समर्थन करता रहता है और सवाल विपक्ष से पूछता है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने गोदी मीडिया नाम दिया वो भी बहुत शातिर व्यक्ति कोई है जिसने इसको गोदी मीडिया नाम दिया। चूंकि ये गोदी मीडिया नहीं, ये बहुत शातिर मीडिया है, ये देश के खिलाफ काम कर रहा है, आवाम के खिलाफ काम कर रहा है, तो ये गोदी मीडिया नहीं है, ये शातिर मीडिया है। तो इसको गोदी मीडिया नाम देने वाला भी बहुत शातिर व्यक्ति है जिसने भी इसका नाम दिया होगा। बहरहाल इसको समझ लेना चाहिए कि वहां का गोदी मीडिया कहा जाता है कांतीपुर, और उसका काठमांडू पोस्ट और सेनोपाती उसके जो है वो आउटलेट्स हैं, उस कांतीपुर की पूरी बिल्डिंग जो है वो मतलब आंदोलनकारी थे, उन्होंने आग के हवाले कर दी और उसकी वजह से आज जो है वो अखबार छपे नहीं हैं और उनको रिग्रेट करना पड़ रहा है अपनी वेबसाइट पे कि चूंकि ये परिस्थितियां ऐसी है तो इसलिए हम अखबार नहीं छाप पा रहे हैं। ये परिस्थितियां, तो ये सबक यहाँ लेने की आवश्यकता है। लेकिन ये सबक ले या ना ले समीर जी, एक बहुत चर्चित भाजपा के सांसद हैं निशिकांत दुबे जी, वो निशिकांत दुबे जी जो है कह रहे हैं कि हम इसको जो नेपाल नहीं बनने देंगे। और कल ही जो है कमेटी की बैठक हुई है संसदीय समिति की, और जो यहाँ का सोशल मीडिया है इसको लगाम कसने के लिए हमने जो कानून बनाने के लिए अपनी रिपोर्ट हमने सौंप दी है। तो भाई आपने रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन आप तो काम वही कर रहे हैं जो केपी शर्मा ओली कर रहे थे। केपी शर्मा ओली जो क्या कर रहे थे, उस पर बैन लगा रहे थे, उसका परिणाम देखने को मिल गया। और आप धमकी देकर कह रहे हैं कि हम नेपाल नहीं बनने देंगे, हम इसको ये कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज ये भी है समझिए जो निश्चित तौर पे कि तमाम यूट्यूबर्स जो हैं वो जिस तरीके की गंद मचाए हुए हैं कि हम नंबर 1 हैं और नंबर 1 क्या फर्जी खबरें चलाकर, तो उनको भी थोड़ा संयम बरतने की आवश्यकता है। फर्जी खबरें चलाना भी अच्छी बातें नहीं है, हालांकि ये मीडिया भी खूब फर्जी खबरें चलाता है, दूसरे भी चलाते हैं। तो ये तो एक सैद्धांतिक चीज है और ये मीडिया के अंदर की चीज है। इसमें मीडिया के अंदर आलोचना हो सकती है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, लेकिन अगर सरकार नियंत्रित करने की कोशिश करती है तो फिर परिस्थितियां खराब हो सकती हैं। तो ये चीजें आ रही हैं, तो ये एक सबक जो है, जी बिल्कुल, ये सबक बहुत बड़ा है कि जब सरकार के खिलाफ आक्रोश वहां पर दिखाई पड़ा तो मीडिया भी उसका शिकार बना, और इसलिए बना क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा था और सरकार का समर्थन, विपक्षी आवाज जो उठ रही थी उसको दबाना और विपक्ष से ही सवाल पूछना, तो ये इस तरह की जो चीजें थी वो दिखाई पड़ी कि वहां जब आक्रोश सरकार के खिलाफ फूट पड़ा तो फिर मीडिया
मीडिया भी उसका निशाना बना। जिस तरह के विजुअल्स आए हैं, वो इमारत जहां जो ये वहां का कांतिपुर का बहुत भयावह है, और किस तरीके से ये दिख रहा है कि वहां जो गुस्से का जो शिकार हुए हैं, तो मीडिया आखिर क्यों इतना बड़ा शिकार हो गया कि वहां उसी तरीके से वहां भी आगजनी की गई जिस तरह से सरकार के तमाम संस्थानों में वहां की इमारतों पर आग लगाई गई। हाँ बिल्कुल, वहां इमारतें लगाई गई हैं। अब ये जानबूझकर किया गया, निशाना बनाया गया या प्रदर्शनकारियों ने किया। बहरहाल नेपाल के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, सेना वहां नियंत्रण ले चुकी है और सेना से शायद आज शाम को जो आंदोलनकारी छात्र हैं उनकी मुलाकात हो सकती है राष्ट्रपति के और सेना की मौजूदगी में, मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। लेकिन ये गंभीर स्थिति भारत के लिए भी काफी ज्यादा चिंताजनक है, चूंकि हमारे आस पड़ोस में जो कुछ परिस्थितियां हो रही हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने श्रीलंका में देखा, उसके बाद हम लोगों ने बांग्लादेश में देखा, अब ये आज पहुंची है, नेपाल पहुंची है, तो काफी ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है और चीजें जो ठीक की जा सकती है डेमोक्रेसी के अंदर। सबसे बड़ा हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि भारत की स्थिति कभी भी इस तरीके की बने कि साहब यहाँ नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका यहाँ दोहराया जाए। हम कभी नहीं चाहेंगे इस तरह की परिस्थितियां बने। लेकिन अगर लोकतंत्र के अंदर खामियां आ रही हैं और उस लोकतंत्र के अंदर खामियों को अगर सरकार ठीक नहीं करती, चूंकि जिम्मेदारी सरकार की सबसे ज्यादा है, अगर आप विपक्ष का दमन करने की कोशिश करते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन करने की कोशिश करते हैं, तो फिर इस तरीके की चीजें होती हैं। इससे खास तौर पर सबक लेने की आवश्यकता है, सुधार करने की आवश्यकता सत्तारूढ़ दल को, सत्तारूढ़ की विचारधारा को और सत्तारूढ़ में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको अपने आचरण में करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, इससे सबक है, हर घटना से, हर चीज से सबक लेने की जरूरत होती है और पड़ोसी देश है, सबक लेना ही नहीं बल्कि उस पर नजर रखना और किस तरीके से काम करना है, प्रतिक्रिया करनी है, किस तरह से हमको अलर्ट रहना है, और नेपाल में भी अगर उनको कुछ जरूरत है तो किस तरह से मदद करनी है। ये सारी चीजें, ये भारत का एक तरीके से दायित्व है। जिस तरह से भारत और नेपाल के लंबे समय से बहुत पुराने रिश्ते रहे हैं, अब क्या किस तरह की प्रतिक्रिया सरकार की ओर से आती है उस पर भी निगाह रहेगी। लेकिन इस समय एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती बढ़ती दिखाई पड़ रही है अमलेंदु जी। अब दूसरी बार प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, रिस्पॉन्ड किया है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कहा कि भारत के साथ व्यापार वार्ता बंद नहीं हुई है, अभी वो चल रही है, उस पर प्रधानमंत्री का ट्वीट आया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अगर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात करते रहे तो 50 बार से भी ज्यादा हो गया, उस पर प्रधानमंत्री ने कोई रिएक्शन नहीं दी। एक ट्वीट से इतने खुश हो गए कि उन्होंने तुरंत उसका जवाब दे दिया। मनीष तिवारी ने उस पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि सरकार को विदेश नीति और डिप्लोमेसी पर समझकर, समझदारी से कदम उठाना चाहिए। ये सारी चीजें एक बयान से और एक ट्वीट से निर्धारित नहीं होती हैं। सुन लेते हैं मनीष तिवारी क्या कह रहे हैं, के बाद इस पर और चर्चा करते हैं कि कैसे इतने सारे टैरिफ के बावजूद, भारत के साथ इतने अपमानजनक व्यवहार करने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट से किस तरीके से अब उनसे दोस्ती फिर से बढ़ानी शुरू कर दी है उन्होंने। पहले मनीष तिवारी को सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। Donald Trump has tweeted that he is pleased to announce this thing that India and US are in talks for a trade deal agreement which is be suitable for both the countries. In reply to that, the Prime Minister has responded that India and US are close friends and natural partners, and he is confident that the trade negotiations will pave the way for unlocking the limitless potential of India and US partnership. Our teams are working to conclude these discussions at the earliest, and also looking forward to speaking with President Trump, and we will work together to secure a brighter and more prosperous future for both our people. How do you see this? Well, it is not done till it is not done. So therefore, with great respect, you may have a different Truth Social post from President Trump tomorrow. So unless and until something does not conclude, and conclude on terms which are not unfavorable to India, the proof of the pudding lies in its eating.
तो ये कह रहे हैं कि कल को सोशल ट्रुथ पर एक और ट्वीट कर दे, एक और पोस्ट डाल देंगे। तो ट्विटर यूज करते नहीं है डोनाल्ड ट्रंप, अपना उनका खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो उस पर वो लिख देते हैं। तो वही कह रहे हैं कि कल को फिर लिख देंगे तो क्या प्रधानमंत्री अब तक उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं, जो चीजें की हैं, क्या उसको भूल जाएंगे? जिस तरीके से भारत के लोगों को अमेरिका से भेजा गया है यहाँ पर, वो सारी चीजें भूल नहीं समझिए जी। इधर तो सोशल पे ट्रंप कुछ लिख रहे हैं और दूसरी खबर ये आ रही है कि यूरोपीय यूनियन और चाइना से कह रहे हैं कि भारत पे 100% टैरिफ लगा दो। जी हाँ। और बता रहे मोदी जी बहुत अच्छे दोस्त हैं तो सोशल पर। तो कैसे मोदी जी अच्छे दोस्त हैं? इसका मतलब अभी दुश्मनी पूरी निभा रहे हैं ट्रंप, और मोदी जी हमारे उनको बता रहे हैं कि हाँ हम तो बहुत अच्छे पार्टनर हैं, आप हमें 50% टैरिफ लगाइए, हम तो बहुत अच्छे पार्टनर हैं, आप लगाइए 50%, 50% का 100% लगाइए। मोदी जी पे क्या असर पड़ता है? मोदी जी को कौन सा व्यापार करना है? उनके दोस्तों का व्यापार है, वो चल रहा है। तो वो अमेरिका को कहाँ बेचते हैं? वो तो दूसरे को बेचते हैं। तो खुद लगाते रहिए। नुकसान होगा तो यहाँ के छोटे कारोबारियों का होगा, नुकसान होगा यहाँ के मजदूरों का होगा, यहाँ के किसानों का होगा, मछली उत्पादकों का होगा, सूरत के हीरा उद्योग में लगे हुए लोगों का होगा। होता है। मोदी जी को क्या असर पड़ता है? मोदी जी तो बहुत अच्छे दोस्त हैं ट्रंप के, 50% लगाइए टैरिफ, तो उसके लिए वो राजीनामा दे रहे हैं। तो लेकिन ये ट्रंप का दोहरा रवैया जो है समीर जी, ये इस पर भी निश्चित तौर पर बात होनी चाहिए। और पहले समीर जी होता यह था कि विदेश नीति बनती थी तो विदेश नीति पे सत्ता पक्ष विपक्ष सबको लेकर एक सहमति होती थी, और विदेश नीति सरकार की नहीं होती थी, सत्ता पक्ष की नहीं होती, वो देश की विदेश नीति होती थी। आज ये होता है कि आज विदेश नीति मोदी जी की विदेश नीति है कि मोदी जी जब जाके शी जिंदगी के गले पड़ जाए तो चीन हमारा दोस्त है, मोदी जी जब जाके डोनाल्ड ट्रंप के गले पड़ जाए तो अमेरिका हमारा दोस्त है। यानी मोदी जी अगर सुबह गले पड़ जाए ट्रंप के तो ट्रंप हमारा, अमेरिका हमारा दोस्त है, और शाम को गले पड़ जाए शी जिनपिंग के तो चीन हमारा है। तो सुबह हमको अभियान चलाना है चीन का बाइकाट, और शाम को हमें अभियान चलाना है अमेरिका का बाइकाट। तो ये हमारी विदेश नीति होकर रह गई है, और इसी विदेश नीति का खमियाजा हम ये भुगत रहे हैं कि नेपाल में जो कुछ हो रहा है हमको पता ही नहीं है। जी बिल्कुल, वो जो कुछ हो रहा है पता ही नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है। इतनी बड़ी घटना, वहां पर इतना जबरदस्त आक्रोश पनप रहा था, और भारत को अगर उसके बारे में नहीं जानकारी थी तो ये भी अपने आप में एक बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन विदेश नीति पर सरकार के लगातार सवाल उठ रहे हैं, खासतौर से जब डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से भारत के प्रति अपमानजनक फैसले लेने शुरू किए, जबकि डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त हुआ करते थे, और अब एक बार फिर दोस्त बनने की कोशिश में लग गए हैं। वही सवाल अब उठ रहे हैं कि आखिर क्या डोनाल्ड ट्रंप एक पोस्ट डाल देते हैं तो वो सारे भारत के खिलाफ जो सारे अपमानजनक बातें की हैं, फैसले उन्होंने लिए हैं, तो वो क्या वो सारी चीजें न्यूट्रलाइज हो जा रही हैं? ये सवाल है अब ये विदेश नीति किस तरह से। लेकिन नेपाल के जो हालात हैं वो बहुत गंभीर हैं, और उस पर भारत की तरफ से बयान आया है कि पूरी नजर रखी जा रही है वहां की घटनाओं पर, वहां जो कुछ भी चल रहा है। लेकिन आगे अभी क्या हो रहा है नेपाल को लेकर पूरी दुनिया में एक चर्चा है, चिंता है कि इस तरीके से कैसे वहां यह घटना हो गई, और सरकार के खिलाफ क्या वास्तव में लोगों का आक्रोश इतना ज्यादा था और क्यों था, ये भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि वहां जो सबसे ज्यादा, अगर ये जो कुछ भी कहा जाए अमलेंदु जी, ये तो बातें बाद में आएंगी कि इसके पीछे किनका हाथ है, किनकी साजिश है, लेकिन विद्रोह विरोध वहां पर प्रतिरोध ये पनप तो रहा ही था। हाँ, और उसके पीछे और एक और भी चीज है कि राजशाही भी को भी हवा दी जा रही थी पिछले कुछ समय से। ये कई सारी परिस्थितियां ऐसी थी, और इन सब में सरकार में शामिल, गठबंधन में शामिल जो लोग थे वो आपस में ही मिले हुए थे। जो आम जनता को यह भी लग रहा था कि ये तो सरकार में शामिल है, और जनता बेरोजगारी से मर रही है, वहां महंगाई से मर रही है, और उसके लिए किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं है। लेकिन जो सरकार में बैठे लोग हैं उनके अपने परिजन और वो खुद ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। इस घटना ने, इस चीज ने सबसे ज्यादा उस प्रदर्शनकारियों को एक तरीके से कहिए कि आंदोलित किया है। हाँ बिल्कुल, इसी ने मतलब मुख्य भूमिका निभाई है। और जाहिर सी बात है कि जब देखिए देश के अंदर परिस्थितियां इस तरह की बनती हैं तो जो असामाजिक तत्व होते हैं वो भी उसमें लाभ उठाते हैं, जो देश विरोधी ताकतें होती हैं वो भी उसमें घुस पड़ती हैं, तो उनको मौका चाहिए होता है। तो ये नेपाल में उस तरीके से हुआ है। लेकिन नेपाल में जो हुआ
उससे यहाँ सतर्क होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सरकार को भी सतर्क होने की आवश्यकता है, तमाम एहतियात की कदम उठाने की आवश्यकता है। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के जो लगे हुए ज़िले हैं वहाँ सतर्कता बरती जा रही है, रेड अलर्ट पर है पुलिस, और वहाँ भी अब पूरा उलटफेर हो चुका है। नेपाल में तमाम मंत्री वहाँ से इस्तीफा दे चुके हैं, प्रधानमंत्री का खुद का इस्तीफा हो चुका है, सेना वहाँ कमान संभाल चुकी है, 24 घंटे कर्फ्यू जो है अनिश्चितकाल के लिए लगाया जा चुका है, सेना ने पूरी कमान संभाल ली। तो परिस्थितियां बदल रही हैं, लेकिन सतर्कता जो है वो यहाँ भी उसके लिए बरती जानी चाहिए। और ये निश्चित तौर पर समीर जी इसकी समीक्षा होनी चाहिए, और ये सरकार का अपना काम है कि वो देखे कि क्या परिस्थितियां बनी नेपाल के अंदर कि वहाँ इस तरह की घटना हुई, और क्यों हम जो थे सोए रहे, मतलब भारत सोया रहा, उसे मालूम नहीं पड़ा कि नेपाल के अंदर इस तरह की परिस्थितियां बन रही है और क्या कुछ वहां पर हो रहा है। और इसके बाद भारत के बहुत सारे लोग वहां पर फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकालने की क्या कोशिशें हो रही हैं, अभी इस पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। कई सारे जो सोशल मीडिया है उन पर बहुत सारे लोगों के बाइट्स आ रही हैं, उनके बयान आ रहे हैं कि कर्फ्यू की वजह से वो लोग जहां हैं वहीं रुके हुए हैं, कोई उनको मदद नहीं मिल रही है। तो अभी बड़ा सवाल यह भी है कि कैसे जो वहां पर लगभग 400-500 पर्यटक फंसे हुए हैं नेपाल के अलग अलग जगहों पर, उनको वापस लाने की क्या कोशिश की जा रही है। बहुत सारी चीजें, हालांकि सरकार ने कहा है कि नेपाल की घटनाओं पर नजर है और लगातार उस पर नजर बनी हुई है, तो लगातार नजर बनी है, लेकिन आगे उस पर अमल किस तरीके से हो रहा है ये जानना भी और ये बताना भी बहुत जरूरी है। तो नजर हमारी भी रहेगी, और जैसे जो चीजें पता लगेंगी, जो अपडेट्स होंगे, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम को अभी यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय